सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में आर्य जो कि ऑफिस से जल्दी आ गई थी और अपने रूम में जाती है, जहाँ की रिद्धि शावर लेकर तुरंत सिर्फ टॉवल लपेटे ही बाहर आती है। आर्य का ध्यान रिद्धि पर गया तो उसने देखा कि वो सिर्फ एक टॉवल में लिपटी हुई खड़ी है। पानी की बूंदें उसके बालों से होकर उसके गोरे बदन पर गिरकर उसे और भी आकर्षक बना रहा था। आर्य को देखकर रिद्धि एक जोर से चीख मारती है, जिससे कि आर्य आकर तुरंत रिद्धि का मुंह बंद कर देती है। अब इसके आगे आर्य का हाथ तो पहले से ही उसकी कमर पर रखा था। आर्य ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचा तो रिद्धि ने बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथों को उसके कंधे पर रख दिया। आर्य ने उसे खुद के और करीब कर लिया। आर्य की इस हरकत से तो उसकी सांसें तेज होने लगी थी। अब रिद्धि को आर्य की गरम गरम सांसें अपनी गर्दन पर पड़ती हुई साफ महसूस हो रही थी। आर्य ने उसे खुद अपनी मर्जी से, वो भी पूरे होश में, खुद के इतना करीब किया है। यही सोचकर रिद्धि की आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी आर्य उसके कान में धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता था रिद्धि कि तुम इस हद तक नीचे गिर जाओगी। और फिर रिद्धि को छोड़कर एक झटके से पीछे हो जाती है। आर्य की बात सुनकर रिद्धि ने झट से अपनी आंखें खोली और उसे बस देखने लगी। वो उसे इसी तरह से देखते हुए बोली, आर्य तुम ये सब क्या कह रही हो। जिस पर आर्य रिद्धि पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुम्हारी परवाह नहीं कर रही हूँ, तुम्हें खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो अब तुम इन घटिया हरकतों पर उतर आई हो। जिस पर रिद्धि कहती है, आर्य मैं अभी रिद्धि ने इतना बोला ही था कि उसकी बात को बीच में ही रोककर आर्य बोलती है, रिद्धि तुम अच्छे से जानती हो कि ये मेरे घर आने का टाइम है, लेकिन फिर भी तुम बाथरूम से सिर्फ एक टॉवल लपेट कर बाहर निकली, और ये क्या, यहाँ ऐसे ही खड़ी हो। इसका मतलब तो समझ रही हो ना तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें ऐसे देख लूँगी तो पागल हो जाऊँगी, मेरा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और फिर मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगी जो तुम न जाने कब से चाहती हो, और फिर तुम उस सब का फ़ायदा उठाकर इस घर में रुक पाओगी, मेरी ज़िंदगी में रुक पाओगी। लेकिन ये तुम्हारी एक गलतफ़हमी है रिद्धि, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कियों की इतनी घटिया हरकतों पर मर मिटे। रिद्धि बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने कपड़े अपने हाथ में उठाती है और उन कपड़ों को कस के पकड़कर बोलती है, आई एम सॉरी आर्य। आर्य की बातों से रिद्धि को बहुत दुख पहुंचा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन रिद्धि ने उन्हें अपनी आंखों में ही रोक रखा था। फिर आर्य की आगे की बात पर रिद्धि की नज़रें शर्म से झुक गई और उसकी आंखों में से आंसू निकलकर ज़मीन पर गिर गए। उसे इस तरह सर झुकाकर खामोश खड़ी देखकर आर्य उसे धमकाते हुए बोलती है, रिद्धि मेरे साथ ये घटिया हरकत दोबारा करने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो, तो हद में रहो और अपनी हद पार करने की सोचना भी मत। रिद्धि ने अब भी बदले में आर्य से कुछ नहीं कहा और अपने कपड़े उठाकर चुपचाप बाथरूम की तरफ जाने लगी। तो आर्य ने उसका हाथ कस के पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए बोली, अगर तुम्हारे बॉडी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है तो तुम उसे ठंडा करने के लिए अपने उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कुणाल के पास जा सकती हो, लेकिन मेरे करीब मत आना। आर्य की ये बात सुन के
रिद्धि का सब्र जवाब दे जाता है। वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, आर्य बस करो। शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी घटिया बात बोलते हुए? क्या तुम मुझे इस तरह की लड़की समझती हो? इसके आगे के सब उसके हलक में ही अटक गए। उसके जोर से चिल्लाने पर आर्य और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और वो उसके हाथ पर दबाव बनाते हुए बोलती है, जब तुम्हें इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? और ये जो तुम्हारा गुस्सा और चिल्लाना है ना, वो जाकर किसी और पर निकालना, मुझ पर नहीं। और हाँ, अभी तो तुम्हारे बदन पर ये टॉवल है। अगर तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के भी आ जाती ना, तो भी मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाती। तो आगे से ये चीप ट्रिक्स मुझ पर मत ट्राई करना। इतना कहकर वो उससे दूर हो जाती है और रिद्धि की आंखें उसकी बातों को सुनकर मीच जाती हैं। उससे दूर होने के बाद रिद्धि अपनी आंखों को खोलकर बेचारगी से उसे देखते हुए कहती है, आर्य, इतनी नफरत? इतना भी नीचे मत गिराओ मुझे कि मैं खुद की नज़रों में ही गिर जाऊं और फिर कभी भी ना उठ पाऊं। रिद्धि अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखती है और फिर उसे हल्का सा धक्का देकर वॉशरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाकर वो जोर से दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे से ही सट कर ज़मीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन वो रोते हुए अपनी हथेली अपने मुंह पर रख लेती है ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आर्य अब उस पर और कोई इल्ज़ाम लगाए। रिद्धि को तो अब तक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्य उससे इस तरह के शब्द भी कह सकती है। वो उसके बारे में इतनी घटिया सोच रखती है। वो तो बस उन दोनों के रिश्ते को सुधारना चाहती है, पर क्या उसे इसके लिए अपने आत्मसम्मान की बलि देनी पड़ेगी? वो रोते रोते यही सब सोचती रहती है। थोड़ी देर रो लेने के बाद जब उसका मन शांत होता है तो वहाँ से उठती है, अपने आंसू पोंछती है, मुंह धोती है, अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से निकलकर कमरे में आ जाती है। उसने आर्य की तरफ देखा तो आर्य सोफे पर बैठ लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। वो आर्य को ऐसे ही देख रही थी कि तभी आर्य की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर ही रहो और मुझे इस तरह से पूछने से कुछ नहीं होगा। मेरे करीब आने की प्लानिंग प्लानिंग करना छोड़ दो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कुछ भी कर लो रिद्धि, लेकिन हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है जैसा कि तुम चाहती हो। और जितना ध्यान तुम आजकल मुझ पर दे रही हो, अगर उतना अपनी पढ़ाई पर दोगी तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब जल्दी से नीचे जाओ, दादी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। रिद्धि आर्य की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप से टेबल पर से ऑइंटमेंट उठाकर अपने हाथ पर लगाने लगती है। उसके पूरे हाथ पर छाले पड़े हुए थे। जैसे वो दवाई लगाती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो अपने होठों को कसकर दबा लेती है ताकि उसकी आह की आवाज़ आर्य के कानों तक ना पहुँचे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आर्य फिर से उसे कहे कि वो एक्टिंग कर रही है। आर्य बोलती है, सुना नहीं रिद्धि, मैंने क्या कहा? नीचे जाओ, दादी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। आर्य ने अब तक नज़र उठाकर रिद्धि की तरफ नहीं देखा था। उसे तो ये पता भी नहीं था कि रिद्धि अपनी चोट पर दवाई लगा रही है। इस बार भी रिद्धि उसे कोई जवाब नहीं देती है, तो वो नज़र उठाकर रिद्धि की तरफ देखती है। दर्द की वजह से रिद्धि का चेहरा पीला पड़ चुका था। आंसू उसकी आंखों से छलक आए थे। रिद्धि का दर्द से सना चेहरा देखकर आर्य के दिल में एक अजीब सी दर्द दर्द महसूस होती है। वो उसके पास जाना तो चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो फिर खुद को रोक लेती है और जब वो वहाँ बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो वहाँ उठकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसके बाद से रिद्धि भी नीचे आ जाती है। फिर वो और दादी माँ चाय पीते हैं। इतने में ईशान और दादाजी भी आ जाते हैं, तो रिद्धि उनके लिए भी चाय लेने के लिए जाने लगती हैं, तो वो दोनों मना कर देते हैं, क्योंकि
ईशान और दादाजी आइसक्रीम खाकर आए होते हैं। तभी ईशान अपने हाथ में लाया हुआ आइसक्रीम का टब रिद्धि के हाथ में रखकर कहता है, भाभी ये आपके लिए। रिद्धि आइसक्रीम को देखकर खुश हो जाती है और ईशान से कहती है, थैंक यू सो मच ईशान, ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। ईशान बोलता है, मुझे पता था कि ये आपकी फेवरेट आइसक्रीम है, इसीलिए तो ले आया हूँ। जाइए अब इसे फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। रिद्धि रिद्धि उसे ले जाकर फ्रिज में रख देती है। तब दादी माँ भी किचन में आती हैं और वो सब्जियाँ काटने लगती हैं। रिद्धि उन्हें काम करते देखकर दादी माँ के हाथ से चाकू लेते हुए बोलती है, दादी माँ आप ये क्या कर रही हो? ये सब आपका काम नहीं है, मैं और मेड मिलकर कर लेंगे ये सब। जिस पर दादी माँ कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम सब कर सकती हो, लेकिन आज मेरा अपनी बहू की मदद करने का मन है, इसीलिए आज का खाना बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और फिर तुम्हारे हाथ में इतनी चोट भी तो लगी है और आज मेड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने उसे आज खाना बनाने के लिए मना कर दिया है, वो बात का काम कर देगी। तो तुम आज मेरे हाथ का खाना खा लेना, और यकीन करो मैं इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती हूँ। जिसे सुनकर रिद्धि कहती है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था दादी माँ। दादी माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ये सब्जियाँ तुम काट लो, तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ, अब तो ठीक है। इस पर रिद्धि बोलती है, जी। ये कहकर रिद्धि चुपचाप काम में लग गई और उसकी बॉडी तो यहाँ थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी आर्य की कई बातें घूम रही थी। दादी माँ ने नोटिस किया कि रिद्धि चुपचाप उनकी हेल्प कर रही थी। आज वो कुछ ज़्यादा ही शांत थी, नहीं तो वो हमेशा चहकती रहती थी। चुप रहना तो उसने सीखा ही नहीं था, वो तो कुछ न कुछ बोलती ही रहती थी। और उसे बात करने के लिए अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता तो वो अपने कॉलेज की ही बातें दादी माँ को बताने लगती थी। लेकिन आज तो वो बहुत ज़्यादा चुप थी और कहीं खोई खोई सी लग रही थी। जब दादी माँ से रिद्धि की चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती है तो वो बोलती है, क्या बात है रिद्धि बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या कोई बात है तुम्हारे और आर्य के बीच में? सब ठीक ठाक है, तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई है? दादी माँ के इस तरह के सवालों से रिद्धि एकदम चौंक पड़ती है और फिर बोलती है, नहीं दादी माँ, मेरे और आर्य के बीच में सब कुछ ठीक है। ये सब कहते हुए वो दादी माँ की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी। उसे इस तरह से नज़रें चुराता देखकर दादी माँ बोलती हैं, रिद्धि बेटा, मैं तुम्हारी दादी सास हूँ, तुम्हारी सास की भी सास हूँ। रिश्ते में, उम्र में और तजुर्बे में तुमसे बड़ी हूँ। इतना तो तुम्हें देखकर ही समझ सकती हूँ कि तुम कब क्या सोच रही हो और कब झूठ बोल रही हो। अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बात के लिए फोर्स भी नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार अपने रिश्ते के बीच में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि अगर तुम्हारी गलती है तो जल्द से जल्द माफ़ी मांगकर ये बात और इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो, इससे पहले कि तुम दोनों के ये खूबसूरत रिश्ते में कोई दरार पड़ जाए और वो दरार इतनी बढ़ जाए कि उसे भर पाना मुश्किल हो। और हाँ बेटा, ये मत सोचना कि ये बात मैं सिर्फ तुमसे कह रही हूँ, मैं ये बात आर्य से भी कहूँगी कि अगर गलती उसकी है तो वो भी तुमसे माफ़ी मांग ले और बात को यहीं ख़त्म कर दें। रिद्धि दादी माँ के ऐसा कहते ही ज़मीन को देखकर जल्दी से बोलती, नहीं नहीं दादी माँ, आप आर्य से ऐसा कुछ मत कहना। इन सब में आर्य की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो मेरी ही है। दादी माँ रिद्धि के गाल पर थपथपाते हुए बोलती हैं, इट्स ओके बच्चे, कोई बात नहीं, हम लोग इंसान हैं और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। लेकिन सही इंसान वो होता है जो वक्त रहते ही अपनी गलती को सुधार ले। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपनी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो। तो अपनी ज़िंदगी को गिल्ट में बिताने से अच्छा है कि हम उस गलती के लिए माफ़ी मांग लें। जिस पर रिद्धि दादी माँ के गले लगते हुए बोलती है, दादी माँ आप सच में ग्रेट हो।
उसके बाद से सारे लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद रिद्धि मेड के हाथों में कॉफ़ी का मग देते हुए बोलती है, ये जाकर आर्य को दे दो और कहना कि दादी माँ ने भिजवाई है, मेरा नाम मत लेना, समझे तुम। मेड ने रिद्धि की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और वो कॉफ़ी लेकर आर्य के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर दादी माँ से बात करने के बाद रिद्धि अपने रूम में आती है तो उसने देखा कि आर्य सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। आर्य को देखते ही शाम को आर्य की कही गई बातें फिर से उसे याद आ जाती हैं, तो वो बिना उसकी तरफ ध्यान दिए हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर में जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि आर्य आज फिर बेड पर तकिए की दीवार बना रही है, लेकिन उसने आज अपने मन में सोच लिया था कि उसे आगे क्या करना है। बेड के पास आकर रिद्धि ने अपना तकिया और कंबल उठाया तो आर्य उससे बोली, ये सब लेकर तुम कहाँ जा रही हो। आर्य के पूछने पर रिद्धि के हाथ वहीं रुक गए और वो उसे देखने लगी। रिद्धि उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगता कि जो जो कुछ भी तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था उसके बाद मुझे यहाँ इस बेड पर तुम्हारे साथ सोना चाहिए, क्योंकि रात को अगर मैंने तुम्हें दोबारा सीड्यूस करने की कोशिश की तो, और फिर तुम्हारी बनाई हुई तकियों की दीवारों का कल क्या हुआ था ये तुम खुद भी जानती हो, और मैं नहीं चाहती कि आज सुबह की तरह तुम खुद की हुई हरकतों के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराओ। आर्य उसकी बातों से खींच कर कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि खुद की हुई हरकतें, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम्हें ये सब कहना पड़ रहा है। बल्कि आज शाम को तो जो हरकत तुमने की है उसके बाद तो ये सब मुझे करना चाहिए। अपनी की हुई हरकतों को याद नहीं रखती हो क्या तुम। रिद्धि अपना तकिया और कंबल सोफे पर रखते हुए भरे हुए गले से बोलती है, सब कुछ याद है मुझे, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो भी, और जो गलतियाँ मैंने नहीं की है वो भी। आज शाम को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट था। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं अपनी कितनी भी सफाई देती हूँ तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाह रही थी। मुझसे और कोई सवाल मत करना। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए हूँ और तुमसे दूरी बना कर रखूँ, तो बस इसलिए मैं ये सब जो भी कर रही हूँ वो तुम्हारी ही बात को मानने के लिए कर रही हूँ। और अब जब मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ तो प्लीज़ मुझे अब कुछ भी कहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते कहते वो सोफे पर लेट जाती है और उसने कंबल से खुद को पूरा ढक लिया। आर्य भी रिद्धि की कई बातों को सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह रिद्धि की आँख खुलती है तो अंगड़ाई लेते हुए सोफे पर बैठ जाती है और सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर सोते हुए आर्य पर जाती है। आर्य अभी भी गहरी नींद में थी और मुस्कुरा रही थी। कुछ पल के लिए तो उसकी नज़रें आर्य के चेहरे पर ही ठहर जाती हैं, लेकिन फिर आर्य की कही हुई बातें याद आती ही उसने अपने सिर को झटका और अपने कबर्ड में से जाकर अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चली गई। वो नहाकर आई तो उसने देखा कि आर्य अभी भी सो रही थी। रिद्धि ने आज एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी और उसके नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसकी ड्रेस के सामने की तरफ एक बड़ा सा कट था जिसकी वजह से उसकी टमी लाइंस दिख रही थी। वो ड्रायर लेकर अपने बाल सुखाने लगती है। बाल सुखाने के बाद उसने अपने बाल बनाए, होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक और आँखों में काजल लगाया, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा तो उसने पहले से पहना था। वो अपने कानों में ईयरिंग पहनने लगती है तो उसकी नज़र सिंदूर की डिब्बी पर जाती है। रिद्धि ने वो डिब्बी उठाई
और जैसे ही अपनी माँ को भरने लगी, उसे आर्य की कही हुई कल की बातें याद आ जाती है और उसने वो सिंदूर की डिब्बी वापस रख दी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि शादीशुदा औरतों को सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। तो खुद से मन ही मन बोलती है, रिद्धि तू अच्छे से जानती है कि आर्य ने वो सब तुझसे इसलिए कहा क्योंकि वो तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और गुस्सा भी है। वैसे भी इंसान गुस्से में कुछ भी कह देता है और उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए तो उसकी हर बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वैसे भी जितना मैं आर्य को अब तक जानी हूँ, आर्य इतनी बुरी नहीं है जो वो किसी को भी इतनी घटिया बात कहे। फिर उसने आर्य की बातों को इग्नोर करते हुए सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया और वापस अपने पुराने अंदाज में आते हुए अपने फेस पर आई हुई लटों को फूंक मारकर रुलाने लगी। फिर तरह तरह के मुंह बनाते हुए आईने में खुद को देखकर बोलती है, परफेक्ट लुक मिसेस आर्य कपूर, रिद्धि आर्य कपूर एंड आर्य कपूर। तुम मुझसे खुद से कितना भी दूर कर लो या दूर करने की कोशिश कर लो, लेकिन इस जन्म में तो मैं तुमसे दूर जाने से नहीं रही। ये मेरा वादा है। अगर तुम्हें अपना दीवाना न बना लिया तो मैं भी रिद्धि आर्य कपूर नहीं। वैसे मानना पड़ेगा आर्य, तुम्हें जिस लड़की को पूरा कॉलेज चाहता है तुम उस पर एक नज़र भी नहीं डालती हो। तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल की तो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन तभी उसकी नज़रें आईने में आर्य की तरफ गई जो कि उठ चुकी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़रें आर्य पर गई, उसने अपनी आंखें मींची और जीभ अपने दांतों के तले दबा ली और खुद से ही मन में बोली, हे धरती माँ, आप फट जाओ और मैं मुझे खुद में समा लो। तू ना एकदम पागल है रिद्धि, ना जाने क्या क्या हरकतें करती रहती है और फिर एम्बैरेस फील करती है। क्या ज़रूरत है तुझे ये सब बकवास करने की। अगर आर्य ने ये सब सुन लिया होगा ना तो वो तुझे अब भी 36 बातें सुनाएगी। वो खुद से बोलते बोलते ही आर्य की तरफ मुड़ी जो कि उसे अभी भी उसी तरह घूर रही थी। जैसे ही रिद्धि उसकी तरफ मुड़ती है, आर्य उसे यूं ही देखते हुए खुद ही अपने मन में बोलती है, वाओ सो ब्यूटीफुल, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम रिद्धि। जितनी खूबसूरत हो उतनी ही मासूम हो। और कौन कहता है कि मैं तुम्हारी दीवानी नहीं हूँ। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा ये पागलपन, इन सब की दीवानी तो मैं कब की बन चुकी हूँ। लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। हम दोनों का साथ अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने कैरियर, अपनी स्टडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तुम्हें एक बार भी ये एहसास हो गया कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ है, तो तुम कभी भी वो सब नहीं पा सकोगी जिसके सपने तुमने बचपन से देखे हैं। और फिर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे दुश्मन तुम्हें मेरी कमज़ोरी समझकर तुम्हारा एक बार फिर से फ़ायदा उठाएं। ये सोचकर उसने अपनी नज़रें उसके फेस पर से हटा ली। ऋतिक की ड्रेसिंग सेंस और आउटफिट कैरी करने का उसका स्टाइल और जिस तरह से वो खुद को मेंटेन करती थी, वो सब एकदम परफेक्ट था। सच तो यही था कि वो मिसेस आर्य कपूर के रूप में बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन फिर भी आर्य की नज़रें उसके ड्रेस के कट पर अटक गई। उसमें से उसका पेट साफ साफ नज़र आ रहा था। आर्य की नज़रें रिद्धि को खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि यार इसका भी जिम्मेदार उसी को ठहराएगी। इसीलिए वो उसकी नज़रों को इग्नोर करके उस रूम से जल्दी से बाहर निकल जाती है। आर्य भी उसके बाहर जाते ही खुद से बोलती है, ना जाने मुझे इसे देखते ही क्या हो जाता है। जितना इससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ खुद को उसके उतना ही करीब पाती हूँ।
इग्नोर आर्य इग्नोर। अगर तू ऐसी हरकत करती रही तो कभी भी रिद्धि को खुद से अलग नहीं कर पाएगी। ये कहकर वो जल्दी से उठती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। इस पार्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिद्धि भी आर्य को पसंद करती है और आर्य भी रिद्धि को पसंद करती है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।